अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस की एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम फ्यूज सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस और एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ प्रेफरेंसेस लिस्ट्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ की इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोडक्ट प्रिडिक्टेबल होती है, यानी कि फ्यूज सॉल्ट्स की, एक्वस सॉल्यूशन की नहीं होती। क्या वजह है? आज इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर के अंदर हम दो किस्म के सॉल्ट्स को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। एक एक्वा सॉल्यूशन होगा और एक होगा फ्यूज सॉल्ट। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट को पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, वो है फ्यूज्ड सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस। फ्यूज सॉल्ट होता क्या है? फ्यूज सॉल्ट इज एक्चुअली मोल्टन सॉल्ट। मैंने कहा था मोल्टन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो प्रोडक्ट्स जो होंगी वो प्रिडिक्टेबल होंगी। प्रोडक्ट्स जो होंगी वो इजीली प्रिडिक्ट हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है कि उसके जो फ्यूज्ड होने के बाद जो आयंस बनते हैं उनके अलावा और कोई आयन मौजूद होता नहीं है। लिहाजा कंपटीशन नहीं होता आयंस का कि मुझे डिटेल में जाके चेक करना पड़ेगा किसकी डिस्चार्ज आसानी से होती है या रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू में ज्यादा है या किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। मुझे इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं पड़ता। आई कैन इजीली गैस के क्या होगा क्या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेड क्लोराइड को आयोनाइज करते हैं, मेल्ट करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो लेड जो होता है वो दो आयंस में चेंज हो जाता है, लेड आयन और क्लोराइड आयन। अब गौर से देखिएगा, अगर मैं ये बना दूं लेड आयंस और ये बना दूं क्लोराइड आयंस और करंट पास करना शुरू कर दूं इस तरह के, मेरे पास ये एनोड है, ये कैथोड है, तो होगा क्या? जो पॉजिटिव आयन है वो जाना शुरू हो जाएगा कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव आयन है वो किधर जाना शुरू हो जाएगा? एनोड की तरफ। एनोड की तरफ नेगेटिव आयन जाना शुरू हो जाएगा और कैथोड की तरफ हमारा कौन सा आयन जाना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव। एनोड की तरफ नेगेटिव आयन और कैथोड की तरफ पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स, इस बात को गौर से समझें। जब किसी फ्यूज सॉल्ट की बात हो रही हो तो जो उसके लिक्विड या मोल्टन स्टेट में जो आयंस बनते हैं वही डिस्चार्ज होते हैं, उनके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो मैं पहले बात करता हूं एनोड की। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता यूं है कि जो आपका क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड आयन, वो क्लोरीन रेडिकल में चेंज हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो दो क्लोराइड आयन दो क्लोरीन रेडिकल में चेंज होंगे दो इलेक्ट्रॉन लूज करके। ये दो क्लोरीन रेडिकल्स आपस में मिलकर क्लोरीन गैस बना लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहाँ 2 क्लोरीन रेडिकल्स लिखने की बजाय, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट एज अ प्रोडक्ट नजर नहीं आती, तो मैं यहाँ क्लोरीन गैस लिख लेता हूँ। ये प्रोसेस कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन का। सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या होगी हमारी? ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे हमारे पास जो लेड आयन है, लेड आयन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कितने? 2। जितना चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और लेड में चेंज हो जाएगा। वो लेड मेटल जो होगी वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी एनोड पे, यहां इस तरह। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस है, लिहाजा ये कहलाएगा रिडक्शन का प्रोसेस। सो ये तो बड़ा सिंपल सा वे है। मीन्स अगर फ्यूज सॉल्ट की जाए इलेक्ट्रोलिसिस तो बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं लेड ब्रोमाइड होता, हमारे पास लेड ब्रोमाइड होता, तो क्या होना था? एक तरफ लेड डिपॉजिट होना था कैथोड पे और एनोड पे हमारा जो डेपोजिशन होनी थी वो ब्रोमीन की होनी थी, गैस की। आप कहते हैं सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड नहीं है ना, सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में है। तो एक तरफ आपकी डेपोजिशन होनी थी सोडियम मेटल की, दूसरी तरफ होनी थी क्लोरीन गैस की। सो इन एनी केस फ्यूज सॉल्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली प्रिडिक्टेड है कि वो प्रोडक्ट्स उन आयंस से ही बनेंगी जिस आयंस में वो फ्यूज सॉल्ट कन्वर्ट होता है आफ्टर मेल्टिंग। सो दिस इज वेरी प्रिडिक्टेबल एंड सिंपल। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्वा सॉल्यूशन की,
वो इतनी आसानी से आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लिहाजा अब मैं चलता हूं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ कि अगर मैं एक्वा सोल्यूशन को आयोनाइज करूं तो क्या होगा। सो लेट्स फर्स्ट राइट डाउन एक्वा सोल्यूशन को मैं पहले सॉल्ट को आयोनाइज किया। एक्वस सोल्यूशन में सॉल्ट को पहले आयोनाइज किया, फिर उसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन करें। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूं, एक्वस सोल्यूशन बनाता हूं सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट को जब आप वाटर में ऐड करेंगे, या आप यूं समझ लें कि मैं वाटर यहां से रिमूव करके यहां लिख लेता हूं सॉलिड, और ये डिसॉल्व कर रहा हूं वाटर के अंदर, तो वाटर इसको आयोनाइज कर देगा। आयंस में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि सोडियम आयन और नाइट्रेट आयंस बनाएगा। ये बन गए एक्वस। अब मैंने इसको डाला था एक्वा सोल्यूशन के अंदर। एक्वा सोल्यूशन का मतलब है वाटर, वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब वाटर खुद भी तो आयोनाइज होता है। वाटर किस में आयोनाइज होता है? वाटर खुद आयोनाइज होता है दो आयंस में। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड ये कंसंट्रेशन आयंस की बहुत कम है, मगर है तो सही ना। ये आपका जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर के अंदर मौजूद होता है, और ये हाइड्रोक्सिल आयन भी वाटर के अंदर मौजूद होता है। अगर मैं दो वाटर्स को आयोनाइज, दो वाटर मॉलिक्यूल लिखूं, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ, इसको यूं लिख लेते हैं वाटर प्लस वाटर। वो दूसरे वाटर को HOH की फॉर्म में लिखा है। एक वाटर मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन आयन अपने साथ अटैच करके बना लिया हाइड्रोनियम आयन, तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको यहां पे लिखेंगे हम H पॉजिटिव की जगह H3O पॉजिटिव, और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन बच गया, वो हमने एज सच लिख दिया। सो टेक्निकली हम कर क्या रहे हैं? हम हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को अलग-अलग लिख रहे हैं। जब एक वाटर मॉलिक्यूल उनसे इंटरैक्ट करता है, या एक वाटर मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन की वजह से वो आयंस प्रोड्यूस होते हैं। समहाउ मैं इतनी डिटेल में लिखने की वजह सिंपल बता रहा हूँ, आप इस सारी डिटेल को समझें, भूल जाएं, ये गलत है। आसान लफ्जों में, वाटर के मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होंगे तो वो दो आयंस बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। सो मैं इसको उसी फॉर्म में लिखता हूँ, बजाय आपको डिस्टरबेंस हो मैं इसके नीचे उसी फॉर्म में लिख देता हूँ जो मैं समझा रहा हूँ। वाटर के मॉलिक्यूल से ये है, ये दो आयंस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन लिखा है ना, ये असल में हाइड्रोजन आयन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ अब जब मैंने करंट ऑन किया, अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ इसे गौर से समझना है। ऑल्दो ये मैं रेस की फॉर्म में समझा रहा हूँ, बट दिस इज हाउ इट शुड बी टॉट। नाइट्रेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की रेस लग गई जब मैंने करंट ऑन किया कि वो दोनों भाग के जाना चाहते हैं टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि दोनों आयन हैं। अब देखें, आपका ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन में नाइट्रेट आयन भी मौजूद है और हाइड्रोक्सिल आयन भी मौजूद है। ये दोनों भाग के जाना चाहते हैं किसकी तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन इनमें से सिर्फ वही पहुंच के डिस्चार्ज हो पाएगा जिसकी ईज ऑफ डिस्चार्ज होती है, जो आसानी से डिस्चार्ज हो सकता है। इन दोनों के मुकाबले में आसान लफ्जों में वो पहुंच पाएगा जो सबसे पहले जाके डिपॉजिट होके इलेक्ट्रॉन लूज करके प्रोडक्ट बना सकता है। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिल और नाइट्रेट में डिस्चार्ज देखा जाए तो बड़ा एक सादा सा मैं आपको डिस्चार्ज का समझाता हूं कि नाइट्रेट और हाइड्रोक्सिल आयन में से कौन पहले पहुंचेगा। याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिल आयन सबसे नीचे आता है, इससे ऊपर सारे आते हैं, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट। और डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात की जाए तो डाइल्यूट में क्लोराइड भी, ब्रोमाइड भी, आयोडाइड भी, फ्लोराइड भी। लिहाजा अगर इनकी आपस में रेस लगे तो आपने याद रखना है कि हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो पहले डिपॉजिट होगा, बाकी सारे आयंस को पीछे छोड़ जाएगा। ये हाइड्रोक्सिल आयन पहले डिपॉजिट होगा, नाइट्रेट आयन बाद में डिपॉजिट होगा। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन करता क्या डिपॉजिट होके? अच्छा, अब हम यहाँ लिखते हैं एनोड। इन दोनों की रेस लगी, हाइड्रोक्सिल आयन और नाइट्रेट की। डिपॉजिट कौन हो रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन करता क्या? हाइड्रोक्सिल आयन जाता है एनोड को, कहता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे रहा हूं, ये ले। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, हाइड्रोक्सिल बन गया रेडिकल। अब रेडिकल तो स्टेबल नहीं होते,
लिहाजा 4 हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स मिलकर बनाएंगे ऑक्सीजन और 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब आप कहेंगे ये 4 क्यों नहीं है, 6 ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो, 3 क्यों? देखते हैं जरा। ये एक हाइड्रोक्सिल है, ये दूसरा हाइड्रोक्सिल है, ये तीसरा हाइड्रोक्सिल है, ये चौथा हाइड्रोक्सिल है। गौर से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। ये 2 O2 बना लेंगे मिलके, पीछे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बच गए। ये बन गया एक वाटर मॉलिक्यूल, और ये आपके पास पीछे ये बन गया एक वाटर मॉलिक्यूल। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बने 4 हाइड्रोक्सिल की वजह से, रेडिकल्स के मिलने की वजह से, और एक आपके पास ऑक्सीजन बना। दैट्स वाई 4 हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म एक्चुअली ऑक्सीजन एंड वाटर। समटाइम बुक के कुछ हिस्सों में या इन सेकेंड ईयर यू विल सी कि ये लिखा होगा 4 हाइड्रोक्सिल आयंस एक्चुअली ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते हैं, वाटर बनाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सो आप चाहे तो पहले एक को लूज करवा के इलेक्ट्रॉन रेडिकल में कन्वर्ट कर ले और 4 रेडिकल को मिला ले, या 4 हाइड्रोक्सिल आयंस को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करवाए और फिर उसकी प्रोडक्ट बना लें। लिहाजा होगा यूं, ये ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी किसके ऊपर, एनोड की तरफ, और ये बबल्स की फॉर्म में एनोड के इर्द गिर्द प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं लाइटेड स्प्लिंटर से, माचिस की एक छोटी सी जो फ्लेम होता है उससे आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर वो ग्लो करता है तो वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी एनोड के ऊपर। अब मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं मेरे पास क्या सिर्फ यही 2 आयंस थे? नहीं, मेरे पास तो 2 और आयंस हैं, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोनियम आयन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन आयन को। हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन एक ही बात है, ये दोनों प्रेजेंट है। अब मेरे पास एक रूल था, वो क्या था? मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं ऐसा करता हूं, यहां पेस्ट करता हूं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन एक ही बात है, और सोडियम मेटल, ये दोनों कैथोड की तरफ भाग रहे हैं। इनमें से पहले कौन पहुंचेगा और डिस्चार्ज कौन होगा? तो मैंने आपको कहा था कि आप सिंपली ये देखें कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, या ईज ऑफ डिस्चार्ज किसकी ज्यादा है। आसान लफ्जों में ईज किसकी ज्यादा है? आप कहेंगे सर हमने एक ट्रिक बताई थी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, लिहाजा ये सारे हाइड्रोजन से रेस में हार जाएंगे। लिहाजा हाइड्रोनियम आयन जाएगा किसके पास जाएगा? ये कैथोड के पास, और वहां पे जाके ये रिएक्शन में पार्ट प्ले करेगा, सोडियम प्ले नहीं करेगा। अब हाइड्रोजन आयन क्या पार्ट प्ले करता है? असल में ना ये जाता है कैथोड के पास और उससे कहता है कि इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए। मैं ऐसा करता हूं, ये रिएक्शन यहां लिख लेता हूं इसके नीचे, देखें स्पेस भी बना लें आसानी के लिए। हाइड्रोनियम आयन गया कैथोड पे, कैथोड की बात हो रही है, कैथोड पे रिएक्शन लिख रहे हैं हम, और उसे जाके कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोनियम आयन को एक इलेक्ट्रॉन कैथोड दे देता है और वो बन जाता है हाइड्रोजन रेडिकल, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन रेडिकल अपने जैसे हाइड्रोजन रेडिकल से मिलके बनाता है हाइड्रोजन गैस। समटाइम कुछ बुक्स, कुछ लिटरेचर के अंदर इसको इस तरह भी लिखा होता है, हाइड्रोनियम आयन की बजाय वहां पे लिखा होता है 2 हाइड्रोजन आयंस कैथोड पे गए, 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने कैप्चर किए और हाइड्रोजन गैस बना ली। सो ये तो एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर हो गया। मुझे लग रहा था कि मैं सोडियम नाइट्रेट के सोल्यूशन को, सोडियम नाइट्रेट के सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन को आयोनाइज करूंगा तो सोडियम और नाइट्रेट आयन जो होंगी वो डिपॉजिट होंगे, लेकिन ये तो प्रोडक्ट ही बिल्कुल डिफरेंट बन गए। प्रोडक्ट क्या बने जरा उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। देखें मैंने कहा है सोडियम नाइट्रेट
जब सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हुआ तो उसके साथ साथ वाटर भी आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बना रहा था। अब सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन आयन जो होता है वो असल में कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। सो इन दोनों में से हाइड्रोजन आयन जो होगा वो डिपॉजिट होगा, सोडियम आयन सोल्यूशन में रह जाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन और नाइट्रेट आयन में से हाइड्रोक्सिल जो था वो एक्चुअली जाता था कैथोड की तरफ, सॉरी एनोड की तरफ, उधर इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाता था ऑक्सीजन, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स और 4 इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट मेरी बात गौर से समझिएगा, अगर मैं कहूं कि ये आपके पास एक बीकर है और इसके अंदर आपने सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला हुआ है और इसके अंदर 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और करंट पास करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रोड के ऊपर एक इलेक्ट्रोड, यानी कि अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, ये उसके बबल्स हैं ऑक्सीजन के, और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। सो सोडियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जाए तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, मींस इट लुक्स लाइक कि आपका जो सिस्टम है वो सोडियम और नाइट्रेट आयन को डिस्चार्ज करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे डिस्चार्ज होते जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स उनकी कंसंट्रेशन को बनाते जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि वाटर ने एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया होता है सर्टेन कंसंट्रेशन पे, 10⁻⁷ मोल पर डीएम क्यूब पे। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होते जाएंगे वैसे वैसे नए वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन बनाते जाएंगे और इवेंचुअली उनकी कमी पूरी करते जाएंगे। लिहाजा वाटर फर्दर डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन की कमी पूरी कर देगा। लिहाजा अगर आपके सामने कोई एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्ट डिसॉल्व किया और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो आपने हरगिज आंखें बंद करके प्रिडिक्ट नहीं कर देना। यू नीड टू अंडरस्टैंड द ईज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आयंस, जिसके बाद आप उसे एक्यूरेटली बता सकते हैं कि क्या प्रोड्यूस होगा। अब स्टूडेंट ये आपके सामने टेबल है, मैं इसमें से आपको कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूं। देखें, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड से ब्राइन है ये। इसमें बनेंगे सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, वाटर है तो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन। अब अगर तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो इसमें क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन। लिहाजा इन दोनों में अगर कंपटीशन हो तो क्लोराइड आयंस जाके डिपॉजिट होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्ट में हेलोजन आयंस होते हैं से क्लोराइड ब्रोमाइड वो डिपॉजिट होते हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज अ फैक्टर। सो क्लोराइड आयंस, 2 क्लोराइड आयन डिपॉजिट होकर क्लोरीन गैस बनाएंगे, किसके ऊपर? एनोड के ऊपर, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। सोडियम और हाइड्रोजन में रेस लगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन कंसंट्रेटेड है कौन डाइल्यूट है, हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज होगा क्योंकि ईज ऑफ डिस्चार्ज हाइड्रोजन की ज्यादा है। 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। डेट्स वाई यहाँ पे ये बना हुआ है। हालांकि हाइड्रोक्सिल आयन और क्लोराइड आयन में से अगर वैसे ईज ऑफ डिस्चार्ज फाइंड की जाए तो शायद हाइड्रोक्सिल की ज्यादा निकले, लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होने की वजह से हेलोजन के जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें क्लोरीन ब्रोमीन डिपॉजिट होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय हम बात करते हैं पोटाशियम सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप आयोनाइज करते हैं तो वो बनता है 2 हाइड्रोजन आयन और 1 सल्फेट आयन। ओके, माइनस इधर बन गया 2 और यहां पे मैं डाल देता हूं वाटर से। ये सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन, तो वाटर भी आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन बनाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन। अब सल्फेट और हाइड्रोक्सिल आयन की अगर रेस लगे ना
तो हाइड्रोक्सिल आयन ही जीतते हैं और वही डिपॉजिट होते हैं। तो 4 हाइड्रोक्सिल आयन डिपॉजिट होकर बनाएंगे ऑक्सीजन 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इनमें तो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन ही मौजूद हैं, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। सो इस तरह आप प्रिडिक्ट करते हैं बाय टेकिंग कंपैरिजन कि क्या प्रोड्यूस होगा। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।